जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2024 मंथ के जितने भी नेशनल न्यूज़ हुए हैं उनको सारा कवर करेंगे। इससे पहले नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोग ने डेज और थीम्स डिस्कस की थी, और कल वाले वीडियो में हम लोग ने जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी नवंबर मंथ में वो सारी कवर हो चुकी हैं। तो आप पहले वो भी जाके देख लीजिए, इसके बाद ये वाला वीडियो देख लीजिए, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी ओवरव्यू हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की। इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, बीएसएनएल भवन नई दिल्ली में इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। ये क्या करेगा? ये इंडिया में स्कैम कॉल्स होने से, इंटरनेशनल स्कैम कॉल होने से बचाएगा। किसने लॉन्च किया था? तो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया साहब ने ये लॉन्च किया था, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं? तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व है और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी इन्वॉल्व है। इससे क्या होगा? जो डिजिटल स्पेस है वो सेफ रहेगा और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा साइबर क्राइम से। और एसोसिएटेड डिपार्टमेंट तो टेलीकम्युनिकेशंस का होगा ही, क्योंकि कॉल्स की बात हो रही है तो टेलीकम्युनिकेशन का आना तो बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? नई दिल्ली में। और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं फेस्टिवल्स की। तो बाली पदयामी फेस्टिवल मनाया गया है। बाली पदयामी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? कर्नाटका में मनाया गया है। इसको बोला जाता है बाली प्रतिपदा के नाम से भी, बाली प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, बली पदयामी। ठीक है, और ये 4th डे ऑफ दीपावली में मनाया जाता है। दीपावली के मनाने के बाद चौथे दिन बली पदयामी या बली प्रतिपदा को सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेसिफिकली कहाँ पे? कर्नाटका में। कन्वेंशन आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स को इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने अपोज किया है। ये बात याद रखिएगा। किस रेजोल्यूशन को इंडिया ने अपोज किया है? तो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल, कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल। ठीक है, कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स। तो ये इंडिया ने ये वाले रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या किया गया है? इंडिया द्वारा अपोज किया गया है। तो ये रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था पाकिस्तान और सीरिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वाला जो रेजोल्यूशन है, कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स, ये किसने प्रेजेंट किया था? किस रेजोल्यूशन, किन कंट्रीज ने ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में? तो ये पाकिस्तान एंड सीरिया ने किया था। इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया इज द ओनली कंट्री टू अपोज दिस रेजोल्यूशन। अब बिल्कुल सही बात है, चाइना हमारे पर अटैक करता रहता है, पाकिस्तान तो आए दिन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता ही रहता है, तो इसलिए कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल और सब रीजनल लेवल्स पे इंडिया को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन क्या करेगा? ये रेजोल्यूशन एक तरीके का इम्पोज कर देगा कंट्रीज के ऊपर लिमिटेशंस कि कितना आप कन्वेंशनल आर्म्स स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? कंट्रीज पे लिमिटेशन लग जाएगा। तो इसलिए इंडिया ने उसको अपोज किया है। और कौन एब्सटेन किया है? तो इजराइल ने एब्सटेन किया है। याद रखिएगा, इजराइल ने एब्सटेन किया है। बाकी जो 179 कंट्रीज थी दे वोटेड इन फेवर, इंडिया वोटेड अगेंस्ट, इजराइल एब्सटेन या एब्सेंट। ठीक है, तो इसका फोकस क्या है? एडवोकेट फॉर आर्म्स कंट्रोल इनिशिएटिव्स एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स। रीजनल लेवल मतलब साउथ एशियन रीजन में जैसे हो गया, तो ये रीजनल लेवल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? इससे पीस और सिक्योरिटी होगी, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सच कंट्रोल इन रीजन्स विद कंसंट्रेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल और सब रीजनल लेवल्स का जो रेजोल्यूशन है कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है? ये फर्स्ट कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रेजेंट किया गया था। किसने प्रेजेंट किया है? किन कंट्रीज ने? तो पाकिस्तान एंड सीरिया ने इसको क्या किया है? प्रेजेंट किया है। ठीक है, पाकिस्तान एंड सीरिया ने इसको प्रेजेंट किया है। फिर आपको क्या याद रखना है? किसने अपोज किया है? तो इंडिया इज द ओनली कंट्री टू अपोज दिस सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, और किसने एब्सटेन किया है? तो इजराइल ने एब्सटेन किया है। बाकी 179 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया है। इंडियन रेलवे ने साइन किया है एमओयू स्विट्जरलैंड के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, तो बस आपको याद ये रखना है कि इंडियन रेलवे ने किसके साथ फॉर्मलाइज की है पार्टनरशिप? तो फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इंडियन रेलवे ने किसके साथ ये पार्टनरशिप की है, तो ये स्विट्जरलैंड के साथ पार्टनरशिप हुई है इंडियन रेलवे की। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ेगा बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड इन रेलवे सेक्टर। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतना ही याद करना है।
मिलूरी जो है 17th डिस्ट्रिक्ट बना है नागालैंड का। तो बस आपको ये याद रखना है, मिलूरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, तो ये नागालैंड राज्य की डिस्ट्रिक्ट है मिलूरी। ठीक है, कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट है, तो 17th नंबर की डिस्ट्रिक्ट है, 17वीं डिस्ट्रिक्ट है, 17वां जिला है नागालैंड का मिलूरी। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ पे नागालैंड के, तो ला गणेशन जी गवर्नर है यहाँ पे, याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। फिर आप देखिए बेंगलुरु में क्या हुआ है, तो बेंगलुरु में पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई है। ठीक है, पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु में अनवील की गई है। ठीक है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक क्या करती है, ये डिस्प्ले करती है रियल टाइम पॉपुलेशन एस्टिमेट्स फॉर कर्नाटका एंड इंडिया। इसमें क्या होगा, जितनी भी रियल टाइम पॉपुलेशन है कर्नाटका की वो डिस्प्ले होती रहेगी, साथ ही साथ इंडिया की। अब ये पहली नहीं है इंडिया की, इंडिया में इससे पहले भी ढेर सारी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई थी, जैसे 2022 में दिल्ली में लॉन्च की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, तो बेंगलुरु में ये पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई है। कहाँ पे, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ठीक है, बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में ये फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई है बेंगलुरु की। ठीक है, किसने किसने कोलैबोरेट करके ये डेवलप की है, तो जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडिया और फ्रांस को इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इनकी लीडरशिप कब तक रहेगी, 2024 से 2026 तक। ठीक है, तो 2024 से 2026 तक क्या किया गया है, इंडिया और फ्रांस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ये कहाँ पे हुआ था, ये 7th सेशन ऑफ ISA असेंबली जो कि नई दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था। उसके बाद इंडिया और फ्रांस को प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंडिया और फ्रांस क्या है, ये प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट रहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फॉर द ईयर 24 to 26। बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 352nd गवर्निंग बॉडी मीट हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि गवर्निंग बॉडी मीट हो रही है 352nd ILO की। कहाँ पे, इनके हेडक्वार्टर्स जिनीवा में हो रही है। डेट्स क्या से क्या थी, तो 28 अक्टूबर से नवंबर 7 तक ये हो रही थी। की एजेंडा क्या थे, मतलब की आइटम्स क्या थे इनके एजेंडा के, तो स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर 26 to 29, ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेन सोशल डेवलपमेंट 2025। गवर्निंग बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ILO की, जो कि साल में 3 बार मिलती है, साल में 3 बार मिलती है और पॉलिसी और एजेंडा को डिसाइड करती है। तो गवर्निंग बॉडी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंतर्गत 1919 में स्टैब्लिश हुआ था, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जब फॉर्म हुआ था 1946 में, तो उसकी एजेंसी हो गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, 1919 में ILO का इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इनका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड जिनीवा में। छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है सुगम ऐप, याद रखिएगा किसका ऐप है, किस राज्य का ऐप है सुगम ऐप, तो छत्तीसगढ़ का ये ऐप है सुगम ऐप। ठीक है, याद रखिएगा जो भूपेश बघेल साहब है, चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सुगम ऐप लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए, ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ईज करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के प्रोसेस को ईज करने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसको ईज आउट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या किया गया है, सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो फ्रॉड होते हैं, कई बार दिखाते कुछ है कोई ज़मीन कोई प्रॉपर्टी और बेचते कुछ है, तो ये इस तरीके के फ्रॉड को क्या किया जाएगा, कम किया जा सकता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं असम में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए असम को $434 मिलियन का लोन दिया है, अप्रॉक्स 3600 करोड़ का लोन दिया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड किया है, तो ये असम को प्रोवाइड किया है। यहाँ पे क्या होगा, 500 मेगावाट की सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हल्का सा याद रखिएगा कि असम में रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए कौन एंटिटी लोन प्रोवाइड कर रही है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IRE लिमिटेड, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी,
जो IREL है ये CPSU है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और कजाकिस्तान के अस्ट कांगमोस्ट टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम प्लांट JSC ने क्या किया है, जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है। किस लिए? ताकि टाइटेनियम स्लैब को डेवलप किया जाए ओडिशा में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, IRE लिमिटेड और कजाकिस्तान की UKTMP JSC। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये टाइटेनियम स्लैब को प्रोड्यूस करेंगे ओडिशा में। ठीक है, और इससे हमारी इंडिया की टाइटेनियम वैल्यू चेन स्ट्रेंथन होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है ओडिशा के संदर्भ में, कि ओडिशा में IRE लिमिटेड और UKTMP JSC ने जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे क्या होगा, टाइटेनियम स्लैग को डेवलप किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ पे? ओडिशा में। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है राजस्थान को टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें 3 डायमेंशन आप ध्यान दीजिएगा। किसने गाइडलाइंस इशू की हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हैं। कौन से राज्य को? तो राजस्थान को ये किया गया है, राजस्थान को किया गया है। टाइमलाइन क्या है? 2030 तक, 2030 मतलब 2030 तक क्या एलिमिनेट कर देना है? तो चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट कर देना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, गाइडलाइंस इशू की हैं टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान बाय 2030। आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश का कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है कि अब वो 30% रिजर्वेशन देंगे विमेन को इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स रेज्ड फ्रॉम प्रीवियस 33%। तो पहले मध्य प्रदेश की सरकार 33% आरक्षण देती थी महिलाओं को जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होते थे। इस आरक्षण की जो लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया है 35%। अब जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे सरकार की तरफ से जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उसमें 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं का। ठीक है, और ये पहले कितना था, ये पहले 33% था, जिसको बढ़ा के 35% कर दिया गया है। तो ये बात याद रखनी है आपको। ये कहाँ की कैबिनेट ने किया है, कहाँ की गवर्नमेंट ने किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। 33 से 35% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दीपम 2.0 स्कीम देखते हैं। तो दीपम 2.0 जो स्कीम है वो आंध्र प्रदेश सरकार की है। याद रखिएगा कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। इसका औचित्य क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये विमेन को एम्पावर करेगा बाय प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी। ठीक है, क्लीन कुकिंग एनर्जी के लिए ये दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 3 फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे एलिजिबल विमेन को। तो ये बात याद रखिएगा, फ्री गैस सिलेंडर्स के लिए दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा, दीपम 2.0 इसका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्लीन कुकिंग एनर्जी से, मतलब कि क्लीन कुकिंग एनर्जी प्राप्त हो सके महिलाओं को खाना वाना बनाने के लिए अपना। ठीक है, इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या होगा, 3 फ्री गैस सिलेंडर्स मिलेंगे जो भी एलिजिबल वुमेन होंगी दीपम 2.0 स्कीम के अंतर्गत। और ये कहाँ पे शुरुआत की गई है इस स्कीम की? तो आंध्र प्रदेश सरकार में ये शुरुआत की गई है। शिल्प संगम मेला आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। उन्होंने शिल्प समागम मेला ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। इससे क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मार्जिनलाइज आर्टिशंस हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट प्लेस मिल जाएगा, और उनकी क्या है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक इंक्लूजन बढ़ेगा। तो इसलिए शिल्प समागम मेला लॉन्च किया गया था, होस्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ट्यूलिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ट्यूलिप प्लेटफॉर्म किसके लिए है? तो ये है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम के लिए। तो जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या होगा? जो भी आर्टिजन्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जैसे कि SC, OBC, सैनिटेशन वर्कर्स और PWD कम्युनिटी से आते हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको एक बढ़ावा मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, मार्केट करने के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा, ट्यूलिप का पर्पस। नाम से कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये कोई फ्लावर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ संबंधित चीज होगी। ये किससे संबंधित है? ये ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, तो ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग को इनिशिएट किया गया है। ये बात याद रखिएगा, आपसे ये पूछेगा कि जो अभी वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा लेवल डिसाइड किया गया है एक इनिशिएटिव के अंदर, तो ये ग्राम पंचायत के लेवल पे अब वेदर फोरकास्ट की जाएगी। ठीक है, ये किसके कोलैबोरेशन से हुआ है? तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो हो गई, साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, जो कि क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट करेगा। ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत किसके अंडर आता है? तो पंचायती राज के अंदर आता है। तो इन दोनों मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लोकलाइज वेदर डेटा के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, इससे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी इन एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। की फीचर्स क्या है इसके, 5 डे डेली वेदर फोरकास्ट एंड आर्ली वेदर अपडेट्स। ठीक है, 5 दिन में डेली, 5 दिन के डेली वेदर फोरकास्ट दिए जाएंगे कि आज का मौसम कैसा होगा, और आर्ली वेदर अपडेट्स, हर घंटे वेदर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और ऐप है जिसका नाम है मौसम ग्राम, जो कि लोकल वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करता है विद आर्ली अपडेट्स फॉर 36 आवर्स, 3 आर्ली फोरकास्ट फॉर 5 डेज एंड 6 आर्ली फोरकास्ट फॉर 6 to 10 डेज। ठीक है, तो ये एक मौसम ग्राम भी एक मतलब एक एडिशनल ऐप है। मिशन मौसम की बात करें तो मिशन मौसम क्या है, 2000 करोड़ का इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिससे क्या है, वेदर फोरकास्टिंग और रिजिलियंस इंप्रूव होगा रीजन्स में, और ये चलाया जाएगा 2024 से 2026 तक। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया, और फॉर्म्ड हुआ था 1875 में। ठीक है, फॉर्मेशन ईयर याद रखिएगा, 1875 में फॉर्म हुआ था। आपको ध्यान में रखना है, यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया जो है वो टॉप 3 कस्टमर्स है इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, टॉप कस्टमर्स ऑफ इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट कौन है, तो टॉप कस्टमर्स कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा खरीदार कहाँ से आए, हमारे जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया बना रही है, सबसे ज़्यादा खरीदार कहाँ से आ रहे हैं, कौन से देश से आ रहे हैं, तो यूएसए से हैं, फ्रांस से हैं और अर्मेनिया से हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये 3 है, याद रखिएगा। टॉप पे यूएसए है, उसके बाद फ्रांस है, और उसके थर्ड पे अर्मेनिया है। मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया से खरीद रहा है, फिर फ्रांस सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है जो भी इंडियन मेड है, और फिर अर्मेनिया खरीद रहा है। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखिए फिस्कल ईयर 24 में कितना रहा है, तो 21,000 करोड़ का ये रहा है। ठीक है, लगभग 21,083 करोड़ का ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स रहा है, मार्किंग अ 32.5% इंक्रीज फ्रॉम फिजिकल ईयर 23। फिजिकल ईयर 23 में कितना डिफेंस एक्सपोर्ट्स था, तो 15,000 करोड़, लगभग 15,920 करोड़, मतलब 16,000 करोड़ लगभग था, जो कि बढ़ के 21,000 करोड़ हो गया है, मार्किंग 32.5% इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपोर्ट। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो लगभग इंडिया के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उनको 100 कंट्री से ज़्यादा में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करें फिजिकल ईयर 14 के डिफेंस एक्सपोर्ट से, तो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 31 फोल्ड बढ़े हैं। ठीक है, 31 गुना बढ़े हैं, 31 टाइम्स बढ़े हैं 2014 से 2024 तक। प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 46,000 करोड़ इन फिजिकल ईयर 15 टू रुपीज़ 1,27,264 करोड़ इन फिजिकल ईयर 24। ठीक है, तो जो डिफेंस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यू 46,000 करोड़ से लगभग 1,27,000 करोड़ पहुंच चुकी है, और ये कितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट की बात कर ले तो इंडिया का करंट प्रोडक्शन जो है कंट्रीब्यूट करता है ओवर 40% टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ठीक है, और जो है ये 3 ट्रिलियन, ठीक है, ₹3 ट्रिलियन डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट फॉर फिजिकल ईयर 29 तक क्या होगा, $3 ट्रिलियन तक का डिफेंस प्रोडक्शन करना है, एंड एम्स टू अचीव ₹50,000 करोड़ इन आर्म्स एक्सपोर्ट्स। अभी कितना है, अभी 21,000 करोड़ है, तो ये करना कितना है, ये 50,000 करोड़ करना है, और डिफेंस प्रोडक्शन कितना करना है, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कितना, वैल्यू कितनी करनी है, तो ये 3 ट्रिलियन करना है। ठीक है, अभी कितना है, ये 1,27,000 है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कंट्रीब्यूट्स 21% टू टोटल वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडिया के ऐसे आर्म्स की बात, इंपोर्टर की बात करें, अभी तो हमने एक्सपोर्टर का पूरा एक पिक्चर ले ली, इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, अकाउंटिंग 9.8% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम 2019 टू 24। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट किए हैं, लगभग 10% दुनिया के जो टोटल आर्म्स है वो इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं बिटवीन 2019 टू 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया जो है ये टॉप कस्टमर्स हैं इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करने के लिए। यूनियन कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, डेटा याद रखना है, आंकड़े याद रखने हैं। 10,700 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। इससे क्या होगा, इससे फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा, और जो भी हाई इंटरेस्ट डेट है, जो भी जिन उधार पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, वो सब खत्म हो जाएंगे फिजिकल ईयर फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, कितना दिया जा रहा है, 10,700 करोड़ किस में दिया जा रहा है, कौन सी बॉडी में, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अभी हमने आपको बताया, इससे फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा, साथ ही साथ जिन
उधार पे जिन डेट पे हाई इंटरेस्ट है उनसे भी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, लोअर सब्सिडी बर्डन फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रीवियस इन्फ्यूजन कितना था, 2023 में 21,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया था, ठीक है। 21,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या होंगे, तो अब पैसे आ रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेजेस है, जो वेयर हाउसेज उनको मॉडर्नाइज कर सकता है, आदि आदि ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जितना भी सामान खरीदना होता है, जितना भी खाद्य पदार्थ खरीदने होते हैं, ये प्रोक्योर करते हैं। साथ ही साथ ये ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू 800 मिलियन बेनिफिशरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। साथ ही साथ मैनेज करते हैं 70% ऑफ नेशनल फूड सब्सिडीज। साथ ही साथ क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रेन रिजर्व्स ये मेंटेन करते हैं टू एड्रेस मार्केट एंड सप्लाई फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूज की गई है। साउथ अफ्रीका ने एक स्कीम लॉन्च की है, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, TTOS, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंदर इंडियंस के लिए क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी इंडियन सिटीजन्स के लिए किसने अलाउ की है, किसने लॉन्च की है, तो ये साउथ अफ्रीका ने की है। इससे क्या होगा, जो वीज़ा का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होगा और एक्सपीडाइट होगा, मतलब जल्दी जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर किसी को साउथ अफ्रीका जाना है तो, ठीक है। तो क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी या इनिशिएटिव साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है इंडियन विजिटर्स के लिए। इंडिया के साथ साथ चाइना के लिए भी ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका ने इंडियंस के लिए क्या किया है, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विट्जरलैंड ने बैन किया है बुर्का लॉ, ठीक है। बैन किया है क्या, बुर्का बैन लॉ। तो ये बात याद रखनी है आपको, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, बुर्का बैन कर दिया है, जो कि 2025 से इफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कर दिया गया। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। बाकी तो जो है कि ओरिजिन कब हुआ और रीज़न क्या है बैन का, ये सब का कोई मतलब अर्थ नहीं है अभी यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो अब बस इतना याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, बुर्का बैन किया है, ठीक है। बुर्का बैन किया है और ये 2025 से लागू होगा। तेलंगाना ने लॉन्च किया है स्टेट वाइड कास्ट सेंसस। तो ये बात आपको याद रखनी है, कास्ट सेंसस का काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है भारत में। तो ये तेलंगाना ने लॉन्च कर दिया है स्टेट वाइड कास्ट सेंसस को कंडक्ट करना। तो ये बात याद रखिएगा, तेलंगाना के स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कंडक्ट करेगा कास्ट सेंसस, ठीक है। कास्ट सेंसस इंडिया में लास्ट टाइम 1931 में कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि तेलंगाना 1931 के बाद पहला कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तेलंगाना जो है कास्ट बेस्ड सेंसस इन्होंने शुरू कर दिया है कलेक्ट करना, ठीक है। पर्पस क्या है, तो ये क्या करेंगे, जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको टारगेटेड बनाएंगे, जहाँ जहाँ जिनको जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये एक पर्पज़ है सर्वे कंडक्ट करने का। नेक्स्ट आते हैं, फेस्टिवल का नाम है निंगोल चौकोबा। निंगोल चौकोबा कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, ये मीटी कम्युनिटी का मणिपुर में एक फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि मीटी कम्युनिटी का मणिपुर में फेस्टिवल है निंगोल चौकोबा। निंगोल चौकोबा कहाँ का फेस्टिवल है, पहले तो ये याद रखना है, मणिपुर का फेस्टिवल है। दूसरी बात याद रखनी, कौन सी कम्युनिटी का है मणिपुर की, तो मीती कम्युनिटी का ये निंगोल चौकोबा जो है फेस्टिवल है, ठीक है। बाकी ये किससे सिमिलर है, ये भाई दूज से सिमिलर है, जहाँ पे सन्स जो होते हैं इनवाइट देयर सिस्टर्स अ वीक इन एडवांस फॉर ग्रैंड फीस रियूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। मतलब जो भाई होते हैं वो बहनों को बुलाते हैं, फिर खाना वाना साथ में खाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। वही भाई दूज का जैसा होता है कि भाई दूज के दिन जाते हैं अपनी बहनों से मिलते मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, यही सब होता है ना। तो ऐसा ही इनका भी ये निंगोल चौकोबा है, जो कि म्यूटी कम्युनिटी मणिपुर सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स बाय वाम सुंदरी एंड तर्क सेमीकंडक्टर, जो कि SCL ग्रुप और हीरा नंदान ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कहाँ पे खोले जाएंगे, ये जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, ये जेवर में, ये नोएडा के पास है जेवर, एक जगह जहाँ पे नया अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से वो एयरपोर्ट भी खोला जाएगा जेवर, जहाँ पे, और पास में ही यहाँ के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलॉन्ग यमुना एक्सप्रेसवे भी है, वही बात है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है जेवर में, ठीक है, याद रखिएगा जेवर में, ठीक है।
कौन कौन से ग्रुप को अलाउ किया गया है या अप्रूव किया गया है, तो वाम सुंदरी ग्रुप है एचसीएल ग्रुप का, जो कि 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, और तर्क सेमीकंडक्टर है हीरा नंदानी ग्रुप का, जो कि 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, वाम सुंदरी फैसिलिटी क्या करेगी एचसीएल की, तो ये स्मॉल पैनल ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर भी स्टैब्लिश किया गया है वाम सुंदरी इन्वेस्टमेंट, जो कि एचसीएल ग्रुप का है, विद फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया फॉर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली लिस्ट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि फॉक्सकॉन भी है, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी है, वाम सुंदरी है, और तर्क सेमीकंडक्टर जो है स्टैब्लिश किया गया है, ये इनिशिएट किया गया है यूपी के जेवर में, जो कि नोएडा के नज़दीक है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बिहार में सुल्तानगंज स्टेशन को नया नाम मिला है, तो याद रखना है आपको, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है। ठीक है, किसको रीनेम किया गया है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को। ये कहाँ है, ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। उसका नाम बदल के रख दिया गया है अजगई बिनाथ धाम। ठीक है, अजगई बिनाथ धाम। ठीक है, अजगई बिनाथ धाम, अजगई बिनाथ धाम याद रखिएगा, अजगई बिनाथ धाम। ठीक है, या अगई बिनाथ धाम, जो भी नाम है, मतलब अजगई बिनाथ धाम, आपको ये याद रखना है। ठीक, किसका रीनेमिंग हुई है, तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। कहाँ पे है, कौन से जिले में है ये, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, बिहार में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी पूछने वाला नहीं पोटेंशियल है और कोई इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड को $200 मिलियन का लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। किस लिए, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए उत्तराखंड को क्या मिला है, $200 मिलियन का लोन मिला है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको दिया है, उत्तराखंड सरकार को दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत वाटर सप्लाई सही होगी, सैनिटेशन अच्छा होगा, अर्बन मोबिलिटी बढ़ेगी, और जो पब्लिक कम्युनिटीज़ है उनमें एनहांसमेंट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं चीता प्रोजेक्ट पे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलकर एक जॉइंट पैनल सेटअप किया है चीता प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने जॉइंट पैनल इस्टेब्लिश किया है चीता प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चीता प्रोजेक्ट के लिए ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आपस में मिलकर एक जॉइंट पैनल इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे क्या होगा, सेफ मूवमेंट, जो चीता के मूवमेंट्स है उसको सेफ बनाया जाए, चीता के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इससे क्या होगा, इससे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ये कम होगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसके जॉइंट पैनल में, इससे क्या होगा, इससे डेवलप किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर इसके अंतर्गत बनाया जाएगा बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, एंश्योरिंग सेफ मूवमेंट ऑफ चीता। तो जितने भी चीता के मूवमेंट होंगे उनको सेफ बनाया जाएगा, ताकि ना वो परेशान करें लोगों को, ना वो कॉन्फ्लिक्ट में आए ह्यूमन से, और ना ही ह्यूमन परेशान करें या कॉन्फ्लिक्ट में आए वाइल्ड लाइफ के। ठीक है, रीजन फॉर फॉर्मेशन क्या है, अभी काफी दिनों से देखा जा रहा था कि कुछ चीता जो है मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क के वो निकल गए थे राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ था, एक चीता कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, जहाँ पे सेफ्टी पैसेज एक मिले चीता को मूवमेंट करने के लिए। तो इसके लिए ये किया गया है। कमिटी में कौन कौन होगा, तो 10 मेंबर कमिटी होगी कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ स्टेट। ठीक है, तो 10 मेंबर की कमिटी होगी जिसमें दोनों ही स्टेट से अपने अपने फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि चीता प्रोजेक्ट या चीता कॉरिडोर के लिए जॉइंट पैनल किसने फ्रेम किया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को। तो ये बात आपको याद रखनी है, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रीडिज़ाइन किया गया है, रिकम्पोज किया है सरकार द्वारा। इससे क्या होगा, जो भी ट्रेनिंग और इंडस्ट्री रिफॉर्म्स हैं वो अच्छे से लिए जा सकेंगे। मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए ट्रेनिंग देना। ठीक है, जैसे 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की ट्रेनिंग देना, तो इसको अप्रेंटिसशिप बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन है, इसके अंदर स्किल प्रोवाइड की जाती है। तो मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व होगी, तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पर्पस क्या है इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन का, कि अब जो नई तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे डिजिटल ट्रेनिंग हो गई और तरीके की ट्रेनिंग हो गई, जो करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से जुड़ी हो, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से अलाइंड हो, इसी चीज़ के लिए
सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ताकि वो ऐसे रिफॉर्म्स बता सके जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर टाइपिंग है, अब तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, या टाइप राइटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? अब डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल स्किल्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को एनहांस किया जाए, एग्जिस्टिंग रूल्स को रिफॉर्म किया जाए और इंडस्ट्री एडॉप्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया किया जाए। न्यू काउंसिल मैंडेट क्या है, इनका ड्यूरेशन क्या होगा? तो ये 3 साल के लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें मेंबर्स भी बढ़ गए हैं, पहले 46 मेंबर्स हुआ करते थे मार्च 2019 में, फिर अब ये बढ़ के 54 मेंबर्स हो गए हैं। इसमें नोटेबल PSUs इन्वॉल्व हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है, नेवाइल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे टाटा ग्रुप हो गए, मारुति सुजुकी हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टोयोटा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है? तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, और वाइस चेयरपर्सन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं या कोई भी MP हो सकता है। तो यहाँ पे तो मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी जी, तो इसीलिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के जो हेड होंगे वो मिनिस्टर होंगे जयंत चौधरी जी। और जो वाइस चेयरमैन है ये राज्यसभा के MP है विक्रमजीत सिंह साहनी। ठीक है, विक्रमजीत सिंह साहनी जो है वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन होंगे। मैंडेट क्या है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल का? तो ये डिज़ाइन की जाती है या फॉर्म की जाती है, एडवाइजरी बॉडी है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत। ठीक है, ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह मशवरा देती है अप्रेंटिसशिप पॉलिसी से रिलेटेड, रिफॉर्म से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ जॉब रेडी वर्कफोर्स को कैसे डेवलप किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर गाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मिशन वसुंधरा की बात करें तो मिशन वसुंधरा जो स्कीम है वो है असम की। तो आप याद रखिएगा ये कहाँ की इनिशिएटिव है? ये असम की इनिशिएटिव है। इसका पर्पस क्या है? लैंड राइट्स प्रोवाइड करना, जितनी भी इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ पे असम में उनको लैंड राइट्स प्रोवाइड करना, उनसे उनके रिलेटेड जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, लैंड के नंबर्स हैं, लैंड को जो और तरीके से ऑथराइज करने वाली चीज़ें, उन सारी प्रोसेस को डिजिटाइज करना। तो डिजिटाइज लैंड रिलेटेड सर्विसेज एंड पब्लिश मैप्स टू बेनिफिट आसाम रेजिडेंट्स। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिएगा वसुंधरा कहाँ की स्कीम है? ये आसाम की स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो लैंड राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है इंडिजिनस पीपल को, और साथ ही साथ लैंड रजिस्टर्ड जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको डिजिटाइज करना। पहली बार कब लॉन्च की गई थी? तो पहली बार 21 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च की गई थी 22 में, और 24 में अब मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च की गई है। 7th असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी असेंबली है? 7th असेंबली है। किसकी? 7वीं असेंबली है किसकी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अभी हम लोग ने थोड़े 1-2 दिन पहले ये चर्चा की थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया और फ्रांस को क्या किया गया है? प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट पे इलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा था कि कौन कौन चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं इसके, और प्रीवियस चेयरपर्सन कौन थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ने कल या परसों के करंट अफेयर्स में की थी, करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। साथियों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मतलब रेगुलरली फॉलो करते रहिए, क्योंकि हर बार वही इन्फॉर्मेशन रिपीट करने से वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वही आपको बताया जाता है हर एक वीडियो में अलग अलग दिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पुरानी बातें नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो 7th असेंबली हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वहाँ पे कौन कौन सी रिपोर्ट इंक्लूड्स की गई है। ठीक है, तो कौन कौन सी रिपोर्ट आई हैं? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये 4 रिपोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से आती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि कौन सी रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं पब्लिश करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसमें 120 कंट्रीज़ हैं। ये क्या करेगा? इनका मिशन क्या है कि सोलर एनर्जी जितनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करके एनर्जी उससे प्रोड्यूस की जाए, सिक्योरिटी डेवलप की जाए और सस्टेनेबिलिटी डेवलप की जाए। इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया गुरुग्राम में है। पहला ऐसा इंडिया गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? तो दिसंबर 6, 2017 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के दौरान। ठीक है,
तो ये कुछ बातें हो गई सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड उनके रिपोर्ट के सीरीज़ की। और ये सीरीज जो है मतलब ये रिपोर्ट्स जो है ये 2022 से ही इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। तो ये तीसरा एडिशन होगा इसका, ठीक है। ये थर्ड एडिशन था इन रिपोर्ट्स का, सोलर मार्केट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। चर्चा करेंगे हम लोग इंडिया के नए कॉन्सुलेट की, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन में। क्वींसलैंड कहाँ है? क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, वहाँ पे इंडिया का पहला ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सुलेट खोला गया है, ठीक है। इंडिया का न्यू कॉन्सुलेट खोला गया है ब्रिस्बेन में, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन कॉन्सुलेट इन द स्टेट, तो क्वींसलैंड की स्टेट में पहला इंडियन का कॉन्सुलेट आया है, आपको याद रखना है। और इसका इनॉग्रेशन किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वींसलैंड कहाँ है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। राइट हैंड साइड में आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है और यहाँ पे मेजर स्टेट्स देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पे इंडिया का नया कंसुलेट इनॉग्रेट किया गया है। इसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो हल्का सा देख लीजिएगा कि किसकी क्या क्या कैपिटल है। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल होती है सिडनी, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल होती है सिडनी। ये है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, ठीक है। विक्टोरिया की क्या कैपिटल है? विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। तो ये कुछ स्टेट्स थे ऑस्ट्रेलिया के हमने देखे। क्वींसलैंड की कैपिटल होती है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल कैपिटल है। विक्टोरिया की कैपिटल होती है मेलबर्न, ठीक है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में और थोड़ा सा डीप में चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। दिल्ली में आपकी सरकार ने लॉन्च किया है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो आपको ये याद रखना है ओल्ड एज पेंशन स्कीम की सरकार की इनिशिएटिव है, माफ कीजिएगा। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, दिल्ली की आपकी सरकार की इनिशिएटिव है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? तो जो 60 साल के हैं, 60 साल से ऊपर है, उनको ये पेंशन मिलेगी। और जो दिल्ली में रहे हैं पिछले 5 सालों से, ठीक है। अगर आप पिछले 3 साल से रह रहे हैं और 60 साल से ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है? मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। कम से कम पिछले 5 सालों में दिल्ली में रहना चाहिए, तभी ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। एनुअल जो इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और कोई भी पेंशन या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या कितने रुपए कितने एज ग्रुप को मिलेगा। तो 60 से 69 ईयर्स वालों को 2000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 70 ईयर्स एंड अबव वालों को 2500 पर मंथ दिया जाएगा। साथ ही साथ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को 5000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। 60 साल के होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में रहना चाहिए, 1 लाख सालाना आय कम होनी चाहिए, कोई और पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ना हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव न किया हो। और फिर यहाँ पे एज ब्रैकेट दिया हुआ है कि 60 से 69 ईयर्स तक 2000 पर मंथ दिया जाएगा। 70 ईयर्स एंड अबव वालों को 2500 पर मंथ दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको 5000 महीना दिया जाएगा। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे अभी कैरी आउट किया गया था कि कितना मिल्क इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंडिया ने बढ़ोतरी की है 3.78% की, ठीक है। 2023 से 2024 के बीच में 3% की, लगभग 4% की 3.78% की वृद्धि हुई है मिल्क के प्रोडक्शन में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 3.78% के प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ है? तो 239.30 मिलियन टन, ठीक है। तो लगभग 240 मिलियन टन इंडिया ने मिल्क प्रोड्यूस किया है 23-24 में, ठीक है। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें तो 471 ग्राम पर डे की मिल्क अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा, ठीक है। और ये पहले कितनी थी? 1 साल पहले 2022-23 में, तो ये 459 ग्राम पर डे थी, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, ठीक है। वर्ल्ड की ग्रोथ कितनी है मिल्क प्रोडक्शन में? तो 2% है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो 2% है और इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स का। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, लगभग 54% जो मिल्क आता है इंडिया का वो यूपी में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान,
इसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, इसी से संबंधित एग प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो एग प्रोडक्शन भी बढ़ा है 3.17% इंक्रीज। ठीक है, तो एग प्रोडक्शन भी बढ़ा है और मीट प्रोडक्शन भी बढ़ा है। मीट ज़्यादा बढ़ा है, 4.95% इंक्रीज देखा गया है 2022 से 23 के बीच में, 2023-24 में, 2022 से 23 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एग प्रोडक्शन हो गया है 142.77 बिलियन एग्स दिए गए थे इस बार, प्रोड्यूस किए गए थे। मीट प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 10.25 मिलियन टन्स का मीट प्रोड्यूस हुआ था 2023-24 में। ठीक है, तो ये एक बेसिक हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स हैं, याद रखिएगा, स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन से लेकर। गुजरात ने लॉन्च किया है कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी फॉर द ईयर 2024 टू 2029। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किस राज्य ने कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये गुजरात ने की है। ठीक है, साथ ही साथ आप टाइम पीरियड भी याद रखिएगा 2024 से 2029 तक। ठीक है, और अगर आप स्पेसिफिकली गुजरात पीसीएस दे रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, हाइलाइट्स देख सकते हैं पॉलिसी की। और अदर स्टेट्स के जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी किसने लॉन्च की है, तो ये गुजरात ने लॉन्च की है। कौन से टाइम पीरियड के लिए, तो 24 से 29 के लिए। इंटरनेशनल गीता महोत्सव को आयोजित किया जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेट नवंबर 28 से दिसंबर 15 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और अभी जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे। हाल के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कैंपेन की बात करते हैं, तो नई चेतना पहल बदलाव की थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नई चेतना पहल बदलाव की ये थर्ड एडिशन इसका लॉन्च किया गया है। डायरेक्टली आपसे यही पूछेगा कि कौन सा एडिशन इसका लॉन्च किया गया है इस कैंपेन का, तो इस कैंपेन का थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया है। ये मंथ लॉन्ग कैंपेन है, 1 महीना चलेगा, लगभग 23 दिसंबर 2024 तक चलेगा। कहाँ से लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। नाम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो नई चेतना मतलब किस चीज़ की नई चेतना, जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए नई कॉन्शियसनेस लानी है। जो भी अवेयरनेस रेस करनी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के प्रति रेस करनी है, कम्युनिटीज़ को एनकरेज करना है कि बाहर आएँ और बात करें वायलेंस के खिलाफ। ठीक है, तो जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ ये नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। याद रखना है थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया है। इसका स्लोगन क्या है, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ, टुगेदर वन वॉइस अगेंस्ट वायलेंस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, स्लोगन से याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से याद रहेगा। चर्चा करेंगे अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 की। तो आपको बस ये याद रखना है कि अरुणाचल रंग महोत्सव में कौन फेस्टिवल एम्बेसडर बन के आया है। तो कौन फेस्टिवल एम्बेसडर होके आया है, तो ये है पंकज त्रिपाठी जी। तो आप जानते होंगे एक्टर पंकज त्रिपाठी जी फेस्टिवल एम्बेसडर रहे हैं किसके, अरुणाचल रंग महोत्सव के। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अरुणाचल रंग महोत्सव के जो फेस्टिवल एम्बेसडर हैं वो पंकज त्रिपाठी जी हैं, और स्पेशल गेस्ट जो यहाँ पे रही हैं वो मृदुला त्रिपाठी जी हैं, जो कि इन्हीं की वाइफ है, पंकज त्रिपाठी जी की वाइफ है। ठीक है, बाकी अरुणाचल रंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है और ये लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ठीक है, तो आपको अरुणाचल रंग महोत्सव के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी रखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं गार्बेज टैक्स के ऊपर। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, गार्बेज टैक्स को हटाने के लिए एक नया बिल लाए हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है इस न्यूज़ में कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है गार्बेज टैक्स। आपसे यही पूछेंगे कि किस स्टेट ने अभी हाल ही में बिल पास किया है गार्बेज टैक्स को एबॉलिश करने के लिए, तो ये कौन सा राज्य है, ये आंध्र प्रदेश का राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में गार्बेज टैक्स को हटाने के लिए, जो कि प्रीवियस सरकार द्वारा लगाया गया था, उसको हटाने के लिए बिल पास हुआ है। ठीक है, बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और पास भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है गार्बेज टैक्स से संबंधित। नेक्स्ट जो इवेंट है हमारा चर्चा करने के लिए वो है ओडिशा पर्व। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ओडिशा पर्व जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाए कि ओडिशा पर्व क्या है, उड़ीसा में या भुवनेश्वर में या उड़ीसा की कोई भी सिटी में आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, मतलब ओडिशा पर्व कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा ओडिशा पर्व के बारे में कि इसकी लोकेशन उड़ीसा में कोई जगह नहीं है, दिल्ली में इसकी जगह है। ठीक है,
चर्चा करेंगे अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 की। तो आपको बस ये याद रखना है कि अरुणाचल रंग महोत्सव में कौन फेस्टिवल एम्बेसडर बन के आया है। तो कौन फेस्टिवल एम्बेसडर होके आया है, तो ये है पंकज त्रिपाठी जी। तो आप जानते होंगे एक्टर पंकज त्रिपाठी जी फेस्टिवल एम्बेसडर रहे हैं किसके, अरुणाचल रंग महोत्सव के। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अरुणाचल रंग महोत्सव के जो फेस्टिवल एम्बेसडर हैं वो पंकज त्रिपाठी जी हैं, और स्पेशल गेस्ट जो यहाँ पे रही हैं वो मृदुला त्रिपाठी जी हैं, जो कि इन्हीं की वाइफ है, पंकज त्रिपाठी जी की वाइफ है, ठीक है। बाकी अरुणाचल रंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है और ये लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है। तो आपको अरुणाचल रंग महोत्सव के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी रखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं गार्बेज टैक्स के ऊपर। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, गार्बेज टैक्स को हटाने के लिए एक नया बिल लाए हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है इस न्यूज में कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है गार्बेज टैक्स। आपसे यही पूछेंगे कि किस स्टेट ने अभी हाल ही में बिल पास किया है गार्बेज टैक्स को एबॉलिश करने के लिए। तो ये कौन सा राज्य है, ये आंध्र प्रदेश का राज्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गार्बेज टैक्स को हटाने के लिए, जो कि प्रीवियस सरकार द्वारा लगाया गया था, उसको हटाने के लिए बिल पास हुआ है, ठीक है। बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और पास भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है गार्बेज टैक्स से संबंधित। नेक्स्ट जो इवेंट है हमारा चर्चा करने के लिए वो है ओडिशा पर्व, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ओडिशा पर्व जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाए कि ओडिशा पर्व क्या है, उड़ीसा में या भुवनेश्वर में या उड़ीसा की कोई भी सिटी में आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, मतलब ओडिशा पर्व कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा ओडिशा पर्व के बारे में कि इसकी लोकेशन उड़ीसा में कोई जगह नहीं है, दिल्ली में इसकी जगह है, ठीक है। बात करते हैं विजन की। विजन क्या है, तो विजन पोर्टल जो है ये विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, विजन पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये क्या करेगा, ये अंडर प्रिविलेज जो भी लोग हैं उनको अपलिफ्ट करेगा थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। एक बात ध्यान में ये रखनी है आपको, अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये जो पोर्टल है विजन पोर्टल, ये गवर्नमेंट पोर्टल नहीं है, ये एनजीओ का पोर्टल है, ठीक है। उत्सव फाउंडेशन का पोर्टल है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है गुरुग्राम की, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये जो विजन पोर्टल है ये क्या है, ये किसका है, ये उत्सव फाउंडेशन का है, जो कि एक एनजीओ है गुरुग्राम में। ये क्या करेगी, ये अंडर प्रिविलेज युवाओं को क्या करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का एक जरिया देगी। आसाम ने अपने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट को रीनेम किया है। तो आपको याद रखना है करीमगंज कहाँ पे है, तो ये आसाम राज्य में है, ठीक है। आसाम राज्य में करीमगंज जिला है जिसमें आसाम ने इसका नाम बदल के रख दिया है श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बहुत आराम से आपसे यही पूछा जाएगा कि करीमगंज का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, तो याद रखना है श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले कि श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट जो नाम बदला गया है उसका पहले वाला नाम क्या था, पुराना नाम क्या था। तो आपको याद रखना है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये आसाम में है, ठीक है। ये आसाम में है, ये बात याद रखिएगा। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में होस्ट किया गया है हिंदू एआई समिट, ठीक है। हिंदू एआई समिट कहाँ हुआ है, तो बस इतना याद रखिएगा, ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है। हिंदू एआई समिट 2024 चेन्नई में होस्ट किया गया था, जहाँ पे ये अनाउंस किया गया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद एन एआई लैब स्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद एन एआई लैब स्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में। एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो टाटा पावर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $4 बिलियन की एमओयू साइन की है टू फाइनेंस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किसने एमओयू साइन किया है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये टाटा पावर ने साइन किया है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कितने बिलियन डॉलर का है, तो $4.25 बिलियन का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अग्रीमेंट साइन किया गया है, किसके किसके बीच, टाटा पावर के बीच और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच। कितने का, $4.25 बिलियन का, किसके लिए, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। एयर इंडिया एयरलाइंस को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल गया है, ये बात याद रखिएगा। तो एयर इंडिया एयरलाइंस बिकम्स फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू रिसीव डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल फ्रॉम
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल किसको मिला है? तो ये एयर इंडिया को मिला है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो है एयर इंडिया खुद से ही इन हाउस मॉडिफिकेशन कर सकती है एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एयरप्लेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो एयर इंडिया बिना डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अप्रूवल के ये कर सकती है, क्योंकि इनको डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल चुका है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। किसको? एयर इंडिया को। और ये पहली इंडियन एयरलाइंस है जिनको ये डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिला है। तो ये बात आप याद रखिएगा। जौल जीबी मेला इनॉग्रेट किया गया है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला को इनॉग्रेट किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जौल जीबी मेला कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा कि जौल जीबी मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल क्वेश्चंस के लायक नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, रीनेमिंग हुई है सराय काले खां की, जो कि दिल्ली में है। सराय काले खां, इसका नाम बदल के रख दिया गया है भगवान बिरसा मुंडा चौक। सराय काले खां चौक का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, याद रखिएगा। ये एक इंटरसेक्शन है दिल्ली में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिल्ली का एक इंटरसेक्शन है जिसका नाम है सराय काले खां चौक, उसका नाम बदल के रख दिया गया है भगवान बिरसा मुंडा चौक। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग ने कल बात की थी, जनजाति गौरव दिवस की चर्चा की थी कि 15 नवंबर 2021 से जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जो कि कोमैमोरेट करता है बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी को। और कल 150 वर्ष पूरे हुए हैं बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी को। तो ये सारी बातें हमने कल के डेली करंट अफेयर्स में अपनी कर रखी है। फिर बात करते हैं एक नए फ्लावरिंग प्लांट की। तो नए फ्लावरिंग प्लांट की एक स्पीशीज है क्रीनम एंड्रिकम। क्लीनम एंड्रिकम मिली है कहाँ पे? डिस्कवरी की लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये डिस्कवरी हुई है नए फ्लावरिंग प्लांट की? तो सपरला हिल्स आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एंड्रिकम से नाम समझ में आ रहा है कि आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। ये किसकी स्पीशीज है? तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्रीनम एंड्रिकम, क्रीनम एंड्रिकम, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इनका क्रीनम एंड्रिकम। इनकी फैमिली याद नहीं रखनी, खतरनाक नाम है, ठीक है। डिस्कवरी कहाँ पे हुई है? सपरला हिल्स आंध्र प्रदेश में, जो कि ईस्टर्न घाट में स्थित है, ठीक है। ईस्टर्न घाट में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी से। तो बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइबल लीडर थे, ट्राइबल मूवमेंट को लीड किया था 1899 में, बिरसा मुंडा जिनका नाम है, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है, सेलिब्रेट की गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है? तो ये बिरसा मुंडा जो कि ट्राइबल मूवमेंट के लीडर थे, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इनका बर्थडे जो है या इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो कैसे मनाई जाती है? ये जनजाति गौरव दिवस के नाम से मनाई जाती है। ट्राइबल प्राइड डे के नाम से मनाई जाती है जनजाति गौरव दिवस, याद रखिएगा। ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। 2021 से, साल 2021 से बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो हर साल सेलिब्रेट की जाती है जनजाति गौरव दिवस के नाम से, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस के नाम से। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये रिमोट विलेज है जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जहाँ पे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जहाँ से क्या हुआ था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ और क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं बर्थ एनिवर्सरी पे? तो ट्राइबल म्यूजियम्स खोले जाएंगे, 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम खोले जाएंगे, ठीक है। इनॉग्रेट किए जाएंगे 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स खोले जाएंगे, इनॉग्रेट किए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और साथ ही साथ 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी इनॉग्रेट किए जाएंगे, ठीक है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या करेगा? जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल की हिस्ट्री है, ट्राइब्स की हिस्ट्री है, ट्राइब्स के कल्चर है, उन पे रिसर्च की जाएगी। तो 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम खोले जाएंगे और 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस की बात कर ले तो ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? दिस रिकॉग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज टू इंडियाज कल्चर, वैल्यूज एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि युगुलन मूवमेंट या बिरसा मुंडा का मूवमेंट जो था 1899 में चला था।
ठीक है। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये 15 नवंबर को होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो तमार ट्राइब, संथल ट्राइब, खासी ट्राइब, भिल्स ट्राइब, मीजो ट्राइब, कोल्स ट्राइब और अदर जो भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थी। आप जानते होंगे, आपने ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़े होंगे इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस में, जहाँ पे भिल का रिवोल्ट आपने देखा होगा, कोल का रिवोल्ट देखा होगा जिनको लीड किया था बुद्धो भगत ने, संथल रिवोल्ट देखा होगा, सीडो कानू का रिवोल्ट देखा होगा, तमार्स का रिवोल्ट देखा होगा। तो ये सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये कब से करा जा रहा है? तो ये 2021 से करा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव। तो क्लीन गंगा मिशन के अंदर क्या आयोजित किया गया है? डॉल्फिन एम्बुलेंस। याद रखिएगा, क्लीन गंगा मिशन के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया है डॉल्फिन एम्बुलेंस। इससे क्या होगा? जो भी जख्मी डॉल्फिन होंगी, रिवर डॉल्फिन होंगी, जख्मी होंगी, उनको क्या दिया जाएगा? उनको मेडिकल एड तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। डॉल्फिन आप जानते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ और क्या चीज़ें लॉन्च की गई हैं, और क्या कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं? तो टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लीन गंगा मिशन के अंदर टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसको स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज को लेकर गंगा बेसिन में। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का मेन फोकस कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश में होगा, जहाँ पे एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज को कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद इन्वायरमेंटल फ्लो असेसमेंट किया जाएगा किन रिवर्स का, तो ये बात याद रखिएगा, किन रिवर्स का किया जाएगा? तो 4 रिवर्स हैं, चंबल, सोन, दामोदर और टोन्स, सारी नॉर्थ इंडिया की रिवर है। इनका इन्वायरमेंटल फ्लो असेस किया जाएगा, इनका फ्लो कैसा है, इन्वायरमेंटल फ्लो कैसा है, नेचुरल फ्लो कैसा है, ऑर्गेनिक फ्लो कैसा है इन रिवर्स का, ये सारी चीज़ों को असेस किया जाएगा। कौन कौन से रिवर्स हैं? तो याद रखिएगा, गंगा नहीं है, चंबल है, सोन है, दामोदर है और टोन्स है। ठीक है, इनका गोल क्या होगा? तो वाटर क्वांटिटी और वाटर क्वालिटी को असेस करना, नेचुरल फ्लो पैटर्न्स को डिटरमिन करना और डॉक्यूमेंट करना यहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इन रिवर सिस्टम्स में। साथ ही साथ एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, रग रग में गंगा एक जीवन धारा सीजन 3। इसमें क्या होगा? इसकी प्रोजेक्ट का फोकस होगा इकोलॉजिकल बैलेंस, एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इको टूरिज्म प्रमोट करना और साथ ही साथ कल्चरल हेरिटेज और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन। तो ये कुछ बात हो गई डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव की। पहला बोडोलैंड महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है बोडोलैंड महोत्सव, जिसका इनॉग्रेशन किया है, जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इन्होंने पहला बोडोलैंड महोत्सव क्या किया है? इनको इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है पहला बोडोलैंड महोत्सव का। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नई दिल्ली में इनॉग्रेशन हुआ था पहले बोडोलैंड महोत्सव का, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। थीम क्या रही है? पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। ठीक है, याद रखिएगा पीस क्या रही, थीम क्या रही है? तो पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। अब इसका ऑब्जेक्टिव और फोकस एरियाज क्या थे इन महोत्सव के? तो आप जानते होंगे बोडो एक ट्राइब है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती है, स्पेसिफिकली आसाम में मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, नेपाल में मिलती है और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। तो उनके कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए पहला बोडोलैंड महोत्सव आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखेगा, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। ठीक है, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत थीम है पहले बोडोलैंड महोत्सव की, जिसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सबरीमाला को क्या दिया है? सबरीमाला में डेडिकेटेड वेदर सर्विस लॉन्च की है, ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे हुई है? आईएमडी की डेडिकेटेड सर्विस, तो आईएमडी की वेदर डेडिकेटेड सर्विस हुई है सबरीमाला में। ठीक है, सबरीमाला जो कि तीर्थ स्थल है, वहाँ पे क्या किया गया है? आईएमडी ने वेदर सर्विस अपनी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, याद रखिएगा, लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। मतलब क्या होगा? लोकल वेदर की फोरकास्ट देगा, मतलब सबरीमाला के इर्द गिर्द क्या वेदर होने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है, कितनी धूप निकलने वाली है, कितनी रेनफॉल
रेनफॉल होने वाली है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो देगा, जिसको ये बोला गया है कि ये लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, जैसे कि अमरनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा के लिए किया जाता है। ठीक है, इनके लिए भी लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग दी जाती है कि कब बारिश होगी, कब बाढ़ आएगी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आईएमडी ने ये सर्विस किसको और प्रोवाइड की है, तो सबरीमाला को भी प्रोवाइड करी गई है, सबरीमाला जो कि केरला में है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 3 रेन गेज लगाए जाएंगे एट की लोकेशन। तो ये भी याद रखिएगा हल्का सा कि 3 रेन गेज लगाए जाएंगे जो कि मेजर करेंगे रेनफॉल का। और कहीं बाढ़ की स्थिति है, फ्लड की स्थिति है, तो साथ मतलब अलर्ट प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इवैक्यूएशन अच्छे से हो जाएगा और जान माल का खतरा कम किया जा सकता है, जो भी इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आईएमडी ने कहा लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, तो सबरीमाला पिलग्रिमेज में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें क्या होगा, 3 रेन गेज स्टैब्लिश किए जाएंगे। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने मिलकर अनवील किया है दुनिया का पहला AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क। AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया है एनवीडिया और सॉफ्टबैंक द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने मिलकर अनवील किया है फर्स्ट एवर AI एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क। ठीक है, तो ये जॉइंट लॉन्च है जिसके अंतर्गत AI भी होगा और 5G टेलीकॉम नेटवर्क भी होगा। किसने किया है ये, तो एनवीडिया और सॉफ्टबैंक कॉर्पोरेशन ने किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे AI ड्रिवन कंप्यूटिंग होगी, AI ड्रिवन कंप्यूटिंग होगी 5G ऑपरेशंस की। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, AI ड्रिवन कंप्यूटिंग होगी 5G ऑपरेशंस की। तो बस आपको इतना याद रखना है कि AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क जॉइंट लॉन्च किसने किया है, एनवीडिया ने और सॉफ्टबैंक ने। इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन की बात करें तो सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया है दुबई नॉलेज पार्क में। तो ये बात आपको याद रखनी है, दुबई नॉलेज पार्क में कौन सा इंस्टीट्यूशन को ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है इंडिया के, तो सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को याद रखना है आपको नाम, सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, कहाँ पे, दुबई में। याद रखिएगा दुबई में नॉलेज पार्क में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये अब इंडो यूएई रिलेशंस को एक नया माइलस्टोन प्रोवाइड करेगी। तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा कि सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, तो ये इनॉग्रेट की गई है दुबई नॉलेज पार्क में। इसी इवेंट में क्या हुआ है, इसी इवेंट में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक वाई भारत मैटर्स को भी लॉन्च किया है। ठीक है, ये बुक पहले भी आ चुकी है, पर यहाँ पे दुबई में इन्होंने पहली बार लॉन्च किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि वाई भारत मैटर्स किसकी बुक है, ये डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बुक है, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिल्डअप किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि पहला इंडिया भूटान बॉर्डर पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये डारंगा विलेज, असम, इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे एक जॉइंट चेक पोस्ट बनाया गया है। जॉइंट चेक पोस्ट मतलब जहाँ पे इंडिया और भूटान दोनों के ही पर्सनल्स रहेंगे, तो वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पे, दारंगा विलेज, असम में। ठीक है, दारंगा विलेज, असम में ये स्थित है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं, जो कि गवर्नर हैं असम के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये पहला इंडिया भूटान बॉर्डर पे पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो कि बनाया गया है। कहाँ पे, दारंगा विलेज, नाम याद रखिएगा, दारंगा विलेज, असम। हो सकता है आपसे बहुत स्पेसिफिकली ही पूछ लें कि असम के कौन से गांव में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया भूटान के बॉर्डर पे स्टैब्लिश किया गया है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है किसने इनॉग्रेट किया है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने, जो कि गवर्नर हैं असम के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है दारंगा विलेज, असम में इंडो भूटान इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। डेवलप किसने किया है, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। स्पेशल फीचर क्या है, एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है फॉर थर्ड पर्सन वाया लैंड। ठीक है, इससे पहले कैसे एंट्री होती थी, तो इससे पहले भूटान में पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तब जाया जा सकता था, मतलब इंडिया के एयरपोर्ट से भूटान के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मतलब ट्रैवल किया जा सकता था, पर अब वाया लैंड भी ट्रैवल किया जा सकता है इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से भी एक रूट था, जयगांव फुनशोलिंग लैंड रूट। ठीक है, जयगांव वेस्ट बंगाल में था और फुनशोलिंग साउथ भूटान में था, जो कि लोकेटेड था, इसके माध्यम से भूटान जाया जा सकता था। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट का माध्यम हो गया था और ये लैंड रूट था। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से लैंड रूट था। असम से लैंड रूट बनाया गया है दारंगा विलेज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है सीआईएसएफ की फर्स्ट एवर ऑल विमेन बटालियन का। तो आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसके फर्स्ट एवर विमेन बटालियन का अप्रूवल दिया है? तो सीआईएसएफ के। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है सीआरपीएफ से या असम राइफल से या राजपुताना राइफल से। आपको याद रखना है ये क्या है, सीआईएसएफ की फर्स्ट एवर विमेन बटालियन को अप्रूवल मिला है एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पोस्ट फर्स्ट एवर ऑल विमेन बटालियन। तो याद रखिएगा सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला बटालियन स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल मिल चुका है। इससे क्या होगा, इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी सिक्योरिटी सेक्टर में, और साथ ही साथ विमेन को एक एनकरेजमेंट में मिलेगा कि ये लोग फोर्स में आ सकते हैं, सीआईएसएफ को ज्वाइन कर सकते हैं और सेफगार्ड कर सकते हैं नेशनल स्ट्रैटेजिक एसेट्स। एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इनॉग्रेट किया गया है C-295 का फुल मोशन सिमुलेटर। ये बात याद रखनी है आपको, C-295 जो कि एयरक्राफ्ट है उसका फुल मोशन सिमुलेटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इनॉग्रेट किया गया है। ये फुल मोशन सिमुलेटर क्या है? तो ये जो एक्चुअल कंडीशंस होती है C-295 की, उनका एक तरीके का कॉपी कंडीशंस कर देता है। ठीक है, उनकी कंडीशंस को कॉपी कर देता है एक जगह पे जहाँ पे सीखने वीखने में मदद होती है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये पर्पस क्या होता है सिमुलेटर का? तो ये पायलट को ट्रेनिंग देता है फॉर क्रिटिकल मिशंस लाइक टैक्टिकल एयरलिफ्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ एंड हाई रिस्क इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि C-295 फुल मोशन सिमुलेटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दिल्ली मेट्रो के नई बाइक टैक्सी सर्विस की। तो याद रखिएगा दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है बाइक टैक्सी सर्विस। ठीक है, बाइक टैक्सी सर्विस किसने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है, ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके की सर्विस मिलेंगी, दो तरीके की टैक्सी सर्विस मिलेंगी। एक का नाम होगा शर्ट्स, ठीक है, जिसमें विमेन ड्रिवेन बाइक टैक्सी होगी। जो बाइक्स चलाएंगी, बाइक टैक्सी चलाएंगी, वो कौन चलाएगा? वो महिलाएं चलाएंगी। ठीक है, तो ये विमेन ड्रिवेन बाइक टैक्सी है जो कि फीमेल कम्यूटर्स के लिए, जो भी महिला आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हैं अपने घर से वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस से वापस घर पे, तो उनकी सेफ्टी के लिए शर्ट्स एक बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है। और दूसरी है राइडर, RYDER, ये जनरल बाइक टैक्सी सर्विस है सारे पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, और विमेन के लिए स्पेशली कौन सी है? शर्ट्स, जहां पे विमेन ड्रिवेन बाइक टैक्सी सर्विस होगी, महिलाएं खुद इसको ये वाली टैक्सी को ड्राइव करेंगी और इसमें फीमेल कम्यूटर्स ही इसमें क्या कर सकती हैं, ये सर्विस को अवेल कर सकती हैं। तो ये बात याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च की है नई बाइक टैक्सी सर्विस। पहला इनिशिएटिव है एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। तो आपको याद रखना है क्या हुआ है, क्या इनिशिएटिव का नाम है? एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज। तो जो फायर सर्विसेज होती है राज्यों में, उनको बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको नए नए इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। तो ये किसने अप्रूव किया है? ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस इनिशिएटिव को अप्रूव किया है, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट्स। टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है? तो 725 करोड़ टोटल दिया जाएगा इसमें। और इसमें स्टेट्स, किन किन स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ को इसमें लगभग 147 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ओडिशा को इसमें 201 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और वेस्ट बंगाल को दिए गए हैं 376 करोड़ रुपए। ठीक है, इससे क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, फायर सर्विसेज के से रिलेटेड जो भी फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनहांस किया जाएगा, डिजास्टर रेजिलियंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ रिस्पॉन्स सिस्टम भी बढ़ेगा। इसके लिए ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स लॉन्च किया गया है विद प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ 725 करोड़। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस की है। याद रखिएगा, कौन से राज्य ने अपनी पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस की है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश का राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। अब इससे क्या होगा, इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मॉडर्नाइज होगा, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, इको फ्रेंडली ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा, इको फ्रेंडली ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है इस बस की, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की? तो 65 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स करने पे डिस्काउंट भी दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट फॉर पैसेंजर्स यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है, और क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मॉडर्नाइज हो रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड में
लाइवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लाइवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कहाँ सपोर्ट किया है, तो उत्तराखंड के राज्य में सपोर्ट किया है। ये बात याद रखिएगा। कितना लोन का अमाउंट दिया है, तो $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कौन से राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एडीबी ने $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है उत्तराखंड को। इसका पर्पस क्या होगा लोन देने का, तो यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया जाएगा, जो क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी बढ़ावा मिलेगा उत्तराखंड में। सिटीज कौन कौन सी कवर होंगी, तो 5 सिटीज कवर होंगी, हल्द्वानी, चंपावत, किच्छा, कोटवार, विकासनगर, ये 5 सिटीज कवर होंगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हमने देखी कौन सी होगी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड सपोर्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। फेस्टिवल पे आते हैं, तो यहाँ पे उत्तराखंड में ही गढ़वाल रीजन में इगास बगवाल एक फेस्टिवल है, उसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बूढ़ी दिवाली या हरिबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। जैसे हमारे यूपी बिहार में इस समय क्या मनाया जा रहा है, आज के दिन क्या मनाया जा रहा है, तो देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है। ठीक है, देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है, जहाँ पे क्या होता है, जो भगवान विष्णु हैं वो अपने 4 महीने सोने के बाद, शयन के बाद उठते हैं, अपने रेस्ट के पीरियड के बाद अब उठते हैं। तो यहाँ पे भी यही फेस्टिवल इस नाम से मनाया जाता है उत्तराखंड में, इगास बगवाल। याद रखिएगा, इगास बगवाल। ठीक है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो स्पेशली गढ़वाल रीजन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड 11 days आफ्टर दिवाली दिस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 नवंबर 2024। सिग्निफिकेंस क्या है, मार्क्स द एंड ऑफ लॉर्ड विष्णुज 4-month रेस्ट पीरियड। यही है देव उठनी एकादशी, जैसे हमारे यहाँ सेलिब्रेट की जाती है, इनके यहाँ इगास बगवाल नाम का जो फेस्टिवल है गढ़वाल रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है।